प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अम्ल क्षार अवधारणाओं के बारे में। देखिए, पिछली कक्षाओं में आपने अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा होगा। अम्ल कौन सी स्पीसीज होती हैं और क्षार कौन सी स्पीसीज होती है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम अम्ल और क्षार के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो प्राप्त करने जा रहे हैं। एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में जो जानकारी थी उसके आधार पर जो एसिड हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो बेस होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे थे उनको प्रारंभ में एसिड कहा गया, अम्ल कहा गया, और वे पदार्थ जो कि स्वाद में कड़वे थे उनको क्षार कहा गया। ओके, उसके बाद में विभिन्न प्रकार की समय समय पर अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं और जो अवधारणाएं हैं वो प्रतिपादित की, जिनके आधार पर अम्ल व क्षार को परिभाषित करने का प्रयास किया गया। तो सबसे पहले इसी क्रम में अरेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल व क्षार को जलीय विलयन में स्पीसीज द्वारा H+ व OH- यानी H+ प्रोटॉन और OH- हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करने के आधार पर अम्ल व क्षार कहा। देखिए, जब हम पदार्थों को जल में विलय करने पर अगर पदार्थ उस जलीय विलयन में H+ आयन रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा। और अगर जलीय विलयन में OH- हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहा है तो वो क्या होगा? क्षार होगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के लिए सबसे जो आवश्यक शर्त है वो है पदार्थों को जल में विलय करना जरूरी है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि जो सभी पदार्थ हैं वो जल में विलयशील हों। कई पदार्थ इस प्रकार के भी हो सकते हैं जो जल में विलयशील नहीं हों। तो ऐसे पदार्थों को अम्ल व क्षार में विभाजित करना या अम्ल व क्षार के रूप में वर्गीकृत करना एक काफी मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे जो अरेनियस का सिद्धांत है, अरेनियस थ्योरी, जो कि ये कहता है कि जब हम सब्सटेंसेस को जल में विलय करते हैं तो जल में विलय करने पर जो पदार्थ H+ आयन रिलीज करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो पदार्थ OH- आयन रिलीज करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी पदार्थों पर समान रूप से लागू नहीं हो पाई। ओके, तो सबसे पहले हम इस अरेनियस थ्योरी के द्वारा जो उदाहरण समझाए गए उन कुछ उदाहरणों का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, H2O है, जैसे HCl है, इसको जब हम जल में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ आयन रिलीज करता है Cl-, यानी ये जो HCl है जल में जब हमने घोला तो किसके रूप में व्यवहार किया? अम्ल के रूप में व्यवहार किया। और अम्ल के रूप में व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इसका जलीय विलयन क्या रिलीज कर रहा है?
H+ रिलीज कर रहा है, इसलिए HCl अरहेनियस सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, अम्ल हुआ। ठीक उसी प्रकार से देखिए H2SO4 प्लस H2O, तो इसमें क्या होगा H+ प्लस SO4 2-। तो ये बात क्लियर हो पाई, कौन सा पदार्थ है वो अम्ल होगा। इसी प्रकार से जब हम जैसे NaOH है, जब हम इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या रिलीज करेगा, Na++OH-, यानी इसने क्या रिलीज किया, OH हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज किया, इसलिए NaOH क्या है, क्षार है। तो ये बात क्लियर हुई होगी। अरहेनियस सिद्धांत के अनुसार हम उन स्पीशीज को अम्ल व क्षार के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं जिनके जलीय विलयन में वो स्पीशीज H+ और OH- आयन रिलीज करती है। ओके, लेकिन ये जो अरहेनियस सिद्धांत है वो एक सार्वभौमिक सिद्धांत साबित नहीं हो पाया। इसके पीछे कारण यह है कि पदार्थ जरूरी नहीं उसमें H+ हो या OH- हो, उसके बावजूद भी वो पदार्थ है अम्ल व क्षार के रूप में व्यवहार करता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल देखिए AlCl3 है, AlCl3 है, BF3 है, इन सभी में न तो H+ है न ही हाइड्रोक्सिल आयन है, उसके बावजूद भी ये स्पीशीज अम्ल के रूप में व्यवहार करती हैं। इस बात को अरहेनियस सिद्धांत की सहायता से समझा या जाना संभव नहीं हो पाया है, इसलिए ये उसकी लिमिटेशंस के अंतर्गत आता है। दूसरी इसकी लिमिटेशन क्या है, दूसरी लिमिटेशन ये है कि इसका जल में घोलना जरूरी है, यानी जो सॉल्वेंट के रूप में हम पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक जल जो है जल विलायक के रूप में काम कर रहा है। अगर हम किसी दूसरे विलायक की बात करें जैसे अमोनिया है और भी कई सारे डिफरेंट प्रकार के जो विलायक हैं, उसमें जो पदार्थ है उसका जो व्यवहार अम्लीय होगा वह क्षारीय होगा। इस बात को ये अरहेनियस सिद्धांत की सहायता से समझाया जाना संभव नहीं हो सका है। तो ये सारी इसके अंतर्गत कमियां हैं। ओके, फिर इसके बाद में देखिए कुछ पदार्थ जो है एक विलायक में अम्लीय के रूप में व्यवहार करता है, लेकिन दूसरे विलायक में वही पदार्थ क्षारीय स्पीशीज के रूप में व्यवहार करने लगती है। तो इस प्रकार का ये जो अंतर है विलायक परिवर्तन के साथ में उसकी जो अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति है या प्रकृति है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है, इस बात का भी हम अरहेनियस सिद्धांत की सहायता से एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है अरहेनियस सिद्धांत की सीमाएं हैं। तो इन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अम्ल व क्षार को समझाने के लिए एक नई कॉन्सेप्ट प्रतिपादित की गई जिसको हम बोलते हैं ब्रोंस्टेन-लोरी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या आया, ब्रोंस्टेन ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी। तो ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी ये कहता है कि वे स्पीशीज, अब देखिए अम्ल व क्षार के रूप में जरूरी नहीं कि कोई जो कंपाउंड है वही अम्ल व क्षार के रूप में बिहेव करेगा, कोई एटम भी अम्ल व क्षार के रूप में बिहेव कर सकता है, आयन भी और कोई मॉलिक्यूल भी अम्ल व क्षार के रूप में बिहेव कर सकता है। यानी एनी स्पीशीज जो कि एटम भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो अम्ल व क्षार के रूप में व्यवहार कर सकता है। तो ब्रोंस्टेन और लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो स्पीशीज होते हैं जो कि H+ आयन देते हैं और क्षार वो पदार्थ होते हैं जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी H+ आयन डोनर है यानी दाता है, वो क्या होंगे, अम्ल होंगे, और H+ आयन एक्सेप्टर यानी पाता है, वो क्या होंगे, क्षार होंगे। यानी ब्रोंस्टेन और लोरी में
जैसा कि अर्हेनियस सिद्धांत में अम्ल व क्षार को H+ और OH- आयन रिलीज करने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक उसी प्रकार से जो ब्रोंस्टेन-लोरी सिद्धांत है उसमें जो अम्ल और क्षार किसी स्पीसीज को अम्ल व क्षार के रूप में वर्गीकृत करने का जो आधार है वो H+ है। अगर कोई स्पीसीज H+ डोनेट करती है तो वो अम्ल होगी, और अगर कोई स्पीसीज H+ एक्सेप्ट करती है तो वो क्या होगी, क्षार होगी। तो ये बात क्लियर हुई। देखिए फॉर एग्जांपल देखिए, अब इसमें देखिए एक बात और है, ये जो अर्हेनियस सिद्धांत है इसकी लिमिटेशन के अंतर्गत एक पॉइंट और है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। देखिए अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार H+ और OH- आयन जैसी स्पीसीज अगर कोई सबस्टेंस रिलीज कर रहा है तो क्रमशः वह अम्ल व क्षार होगा, लेकिन H+ और OH- जैसी स्पीसीज का या आयनिक स्पीसीज का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में H+ और OH- आयन को विलयन से सेपरेटली इंडिपेंडेंटली डिटेक्ट कर पाना भी आसान काम नहीं है। इसलिए ये जो अर्हेनियस सिद्धांत है उसकी सीमाओं के अंतर्गत एक पॉइंट ये भी आता है। ब्रोंस्टेन-लोरी सिद्धांत, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लें H2O, अगर इसमें हम H+ जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, H3O+, यानी H2O ने किसके रूप में बिहेव किया है, किसके रूप में व्यवहार किया है, प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में व्यवहार किया है। जब प्रोटॉन एक्सेप्टर के रूप में कोई स्पीसीज व्यवहार करती है तो वो क्या कहलाती है, क्षार कहलाती है, यानी ये क्या है, क्षार। ओके, ठीक उसी प्रकार से देखिए H2O OH- प्लस H+, देखिए H2O ने इस रिएक्शन में H+ रिलीज किया है, तो ये H2O क्या है यहाँ पे, अम्ल। ओके, तो कोई स्पीसीज अम्ल होगी या क्षार होगी, उसका जो H+ वो डोनेट कर रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है, इसके आधार पर हम उसको अम्ल व क्षार में हम विभाजित कर सकते हैं। ओके, अब इसमें देखिए वहां पे हमने सॉल्वेंट के रूप में वह जल को इस्तेमाल किया था। ब्रोंस्टेन और लोरी सिद्धांत के अंतर्गत जो सॉल्वेंट है उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि एक पर्टिकुलर विलायक है वो इस्तेमाल करेंगे तभी कोई स्पीसीज अम्ल व क्षार के रूप में वर्गीकृत हो पाएगी, ऐसा ब्रोंस्टेन-लोरी सिद्धांत में नहीं है। क्योंकि हम कोई भी विलायक यूज करें, उस विलायक में अगर कोई स्पीसीज H+ डोनेट कर रही है तो अम्ल होगी, और अगर एक्सेप्ट कर रही है तो वो क्षार होगी। तो यहाँ पे देखिए H+ या H2O है, एक रिएक्शन में इसने H+ लिया है, दूसरी रिएक्शन में इसने H+ डोनेट किया है। तो ये जो इस प्रकार की स्पीसीज हैं जो कि प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकती हैं और एक्सेप्ट भी कर सकती हैं, तो इस प्रकार की स्पीसीज एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी स्पीसीज कहलाती हैं। लेकिन जब हमने अर्हेनियस सिद्धांत पढ़ा तो उभयधर्मी स्पीसीज जैसा कोई कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत नहीं आया। दूसरा देखिए इसमें अम्ल व क्षार, यानी अम्ल व क्षार, अम्ल कोई इंडिपेंडेंट स्पीसीज नहीं है, अम्ल है तो उसका संयुग्मी क्षार भी होगा, और अगर क्षार है तो उसका संयुग्मी अम्ल भी होगा। तो इसको हम संयुग्मी जो है कंजुगेटेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ओके, तो देखिए जैसे H2O प्लस H2O, देखिए क्या बनेगा, H3O प्लस प्लस H3O प्लस प्लस OH-। तो देखिए यहाँ पे H2O 1 मान लेते हैं, इसको H2O 1 है और ये H2O 2 है। सपोज करिए इसने प्रोटॉन लिया है, ये किसके रूप में व्यवहार किया है, इसने अम्ल के रूप में, और प्रोटॉन लेने के बाद में क्या बन गया H3O प्लस, ये क्या बन गया, इसका संयुग्मी क्षार बन गया। और देखिए इसने क्षार के रूप में व्यवहार किया है, ये क्या बन गया, इसका संयुग्मी अम्ल बन गया। ये बात क्लियर हुई। तो आज के वीडियो में हमने
अम्ल व क्षार को समझाने के लिए जो अरेनियस सिद्धांत और जो ब्रोंस्टेन-लोरी सिद्धांत है और साथ में उसकी जो अरेनियस सिद्धांत है उसकी जो सीमाएं हैं उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। और आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। और ये वीडियो के माध्यम से आपको जो एसिड बेस कौन सी किसी एसिड के रूप में बिहेव करेगी, कौन सी बेस के रूप में बिहेव करेगी, ये दोनों संकल्पनाएं हम अप्लाई करके उन स्पीसीज को एसिड और बेस के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस बात को आप इस वीडियो के माध्यम से भली प्रकार से जान पाएंगे। और इसी के साथ में आप सबका धन्यवाद।